अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का कहना है कि रिट ऑफ द स्टेट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कलादम तंजीम तहरीक लबैक के मुतालिक, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ना सिर्फ रिट ऑफ द स्टेट को मेंटेन किया जाएगा, लेकिन ऐसी तंजीमों को इंतखाबी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। अब याद रहे कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर के साथ वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह ऐलान कर दिया था कि ना सिर्फ इस तंजीम को कलादम करार दिया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की रोशनी में, लेकिन उसके बाद अदालत उज़्मा को भी एक रेफरेंस मूव किया जाएगा जिसमें मुस्तकिल इस तंजीम को तहरीक लबैक को बैन कर दिया जाएगा। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों का कहना है कि इस तंजीम के पीछे वो कौन से अनासर थे, नवंबर 2017 के पीछे कौन से अनासर थे और अदालत उज़्मा के फैसलों पर क्या अमल दरामद हो पाया कि नहीं। उन तमाम अमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खसूसी मुआवन इत्तलात रऊफ़ हसन साहब, और साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है साबिक़ गवर्नर सिंध सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। रऊफ़ साहब, अगर सर ये सवाल पहले आपसे पुट कर लें, जो अभी एक सिलसिला चलता आया है कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इस तंजीम को कलादम करार तो दे दिया गया है, लेकिन जब दूसरी जानब ये बात की जाती है कि ये आखिरकार एक सियासी जमात है, इसको इट रिसीव 2.2 मिलियन वोट्स 2018 के इंतखाबात में, और इनको अब अदालत उज़्मा के रेफरेंस के दायरे में ही रहते हुए हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए थी इससे पहले कि ATA उस पर लागू हो। किस तरह देखते हैं सर? देखिए, इस पार्टी का जो इथॉस है, जो इसका स्टार्ट ही था, वो भी वही एक्सट्रीमिज्म में है। ये पार्टी मुमताज़ कादरी साहब को जो फांसी हुई थी, जिन्होंने सलमान तासीर साहब को दिन दिहाड़े कत्ल किया था एक जुडिशल प्रोसेस के थ्रू, तो उसके बाद उसके रिएक्शन में ये पार्टी बनी थी। सो इनकी जो बेसिस है, इनकी जो जेनेसिस है, वही एक्सट्रीमिज्म में है। और जब से ये पार्टी बनी है, इसने उस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने के अलावा और कुछ नहीं किया। आप सही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी बाद में रजिस्टर हो गई है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और लास्ट इलेक्शंस में उन्हें सब्सटेंशियल नंबर के वोट्स भी मिले थे। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि पॉलिटिकल पार्टी कहलाने की मुस्तहिक है, और इसीलिए हुकूमत ने डिसाइड किया है कि ये सवाल लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और वहाँ इस पार्टी की डिसोल्यूशन के लिए मूव करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस दैट द स्टेट हैज इन इट्स कस्टडी एट दिस मोमेंट इन टाइम। आप देखिए कि इनकी कोई भी कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन जो है वो रियासत के लिए नहीं रही उन तमाम सालों में, जबकि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट एंटिटी, या आई इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग इट अ मिलिटेंट एंटिटी, जो कि ये काम करती रही है। सो जब इन्होंने धरने भी दिए, जब इन्होंने कैपिटल को ब्लॉक किया, रावलपिंडी को ब्लॉक किया, तो मेरी ज़ाती राय है कि उस वक्त हमें इनसे ज़्यादा मतलब इफेक्टिवली इनके साथ डील करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, क्योंकि जो जिस बेसिस के ऊपर वो सारा ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, वो एक बहुत सेंसिटिव मसला है। वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का स्लोगन लेके आगे चले हुए थे, तो इसलिए शायद उस वक्त हुकूमतों ने या रियासत ने ये फील किया कि इनके साथ बैठ के, इनके साथ बातचीत करके इनको राह रास्त के ऊपर लाया जा सकता है। लेकिन जब बार बार कोशिश करने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ, तो फिर रियासत ने ये रास्त इक़दाम उठाया है। इनको एक तो डेटाबेस के ऊपर एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 के तहत इनको इनके ऊपर बैन किया है, सो ये ऑपरेट नहीं कर सकते। इनके कुछ कारिंदों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इनकी डिसोल्यूशन के लिए, क्योंकि स्टेट ने खुद ये काम नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि इसके लिए जो पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है उसकी इनपुट ली है। तो वो होपफुली वो मेरा ख्याल है कि अगले वीक में वो पिटिशन जो है वो मूव हो जाएगी। और मेरा जाती जो राय है वो ये है कि मैंने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया था, ये इस किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि मजहब का इस्तेमाल करती हैं अपनी पॉलिटिक्स को एडवांस करने के लिए, मेरी जाती राय में मेरा ख्याल है कि उनको ये करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने प्रोग्राम के तहत आगे चलते हैं, वो अपने प्रोग्राम ठीक सर। मैं अगर ज़ुबैर साहब की भी ज़रा राय शामिल कर लूँ इसमें। ज़ुबैर साहब, आपने अभी ये सारी बात सुनी, जो नवंबर 2017 में एक सिलसिला चलता आया, फैज़ाबाद धरना भी आपके सामने, अदालत उज़्मा का उस पर
फैसला भी आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान का तब जो बयानिया है वो रिकॉर्ड पे है, लेकिन अब जो तासुर मिल रहा है सर मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से वो यही है कि ये एक स्लिपरी स्लोप है और सियासी जमातों को इस तरह ब्लैंकेट बैन नहीं करना चाहिए। लेकिन सर 2017 के तल्ख तजर्बों की रोशनी में क्या ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि ये एक इनहेरेंटली एक वायलेंट तंजीम थी? क्या राय रखते हैं? वायलेंट तंजीम थी, बहुत सी वायलेंट तंजीमें आती हैं और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा ख्याल है जो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अनलाइक 2017, क्योंकि आपने जिक्र किया ऑपोजिशन कहाँ खड़ी है। ऑपोजिशन उनके धरनों में जाके उनके जज्बात और नहीं भड़काने की कोशिश कर रही, अनलाइक द पार्टी इन ऑपोजिशन देन पीटीआई, जिसके शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन खुद वहां मौजूद थे और खुद इमरान खान ने वीडियो जारी किया और ये कहा कि हम कैसे रोक सकते हैं, हमारे पर प्रेशर है। इतनी बड़ी बात हो रही है, हालांकि जाहिर सी बात है दहशत गर्दी ही वो कर रहे थे और फिर स्टेट इंस्टीट्यूशंस उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो हमें तो ऐसा फंसाया गया था कि जिसमें ना हम इधर जा सकते थे ना हम उधर जा सकते थे, और आपके पास सारे नाजिर भी हैं। और फिर वो जो आपने फैसले का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, उसमें भी बड़ा खुल के वो जिक्र किया गया जस्टिस फाइज ईसा के उसमें कि किस तरह से उनकी पजीराई की गई थी। कंपेयर टू दैट ऑपोजिशन ने एक भी तीली नहीं लगाई कि जी भड़काने के लिए हुकूमत को अंडर प्रेशर डालने के लिए, लेकिन जाहिर है हमने भरपूर अंदाज में कंडेम किया फॉर द लॉलेसनेस दैट वी विटनेस, जिसमें आम लोग खास तौर पर हमारे पुलिस वालों को तस्हीक का निशाना बना। तो एक तो ये है, दूसरी बात यह है कि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तंजीम रजिस्टर की गई है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और मैं ये भी बता दूं आपके नाज़रीन के लिए कि इनको लॉन्च किया गया था पीएमएलएन के अगेंस्ट। पहला इनका इलेक्टोरल मार्का था जब मोहतरमा कुलसूम साहिबा इलेक्शन लड़ी थी नवाज क्वालिफिकेशन के बाद NA 120 में सितंबर 2017 में, तो वहां खड़ा गया था कि वो वोट बैंक को कट करने के लिए, और उन्होंने किया भी और पूरे पाकिस्तान में भी किया। उस वक्त भी हम ये सवाल पूछते थे कि उनको फंड कौन करता है, कहाँ से आता है, कैसे पजीराई मिलती है। एनीवेज अगर अब फैसला किया गया है तो वो रजिस्ट्रेशन तो उनकी एक हुई थी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से। पॉलिटिकल पार्टी में दहशतगर्द अनासर भी होते हैं जो दहशतगर्दी का जिन पर पर्चा कटना चाहिए और जिनके ऊपर ज़ाहिर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये डिबेट कोई इतनी सिंपल नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है 2014 में जो तकरीरें थी और जो एक्शंस थे पीटीआई के हुकूमत के, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, एक्चुअल ऐलान किया था कि आप टैक्सेस ना दें और ड्यूटीज ना भरें और बिल्स ना पे करें, और फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्स्टिट्यूशन मारपीट की गई थी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर, पार्लियामेंट पर, पीटीवी पर अटैक किए गए। तो वो कोई इतनी छोटी, और फिर धमकियां दी गई थी कि हम, और फिर पुलिस थानों में जाके जो हमारे 8 सदर मुमलिकत हैं उनके साथ असद उमर भी थे और भी 2-3 लोग थे जिन्होंने जाके अपने बंदे छुड़वाए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनको सही पकड़ा था, ये गलत पकड़ा था, बट ये एक्शंस हो चुके हैं। ये भी थ्रेट किया गया था कि जी हम लॉकडाउन कर देंगे, बंदा नहीं मूव हो सकता, शहर भर लॉकडाउन किया जाएगा, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन किया जाएगा। तो अब अगर आप ये कहें कि जी वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी और ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, जो भी कानून के हिसाब से बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हुकूमत को इनिशिएट भी करना चाहिए और भरपूर अंदाज में, लेकिन अपनी थोड़ी सी शर्मिंदगी का इजहार भी करना चाहिए फॉर द एक्शन दैट इट अंडरटुक अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन 2014 सब्सिक्वेंट टू दैट। ठीक, रऊफ हसन साहब, जो सिविल नाफरमानी की एक तहरीक चलाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में, बीच में वो टैक्स के नोटिस को भी आग लगाएगी, महात्मा गांधी की मिसाल दी गई, और जो फिर पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद हुआ, असमतुल्लाह जुनेजो का वाक़या हुआ, PTV का और पार्लियामान का जो स्टॉर्मिंग का केस था जो अब जाके उसमें फ़ैसला आया है, ये सब सर हिज़्ब इख्तिलाफ अक्सर इसको जोड़ती है इस तमाम सिलसिले के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कल्चर को ज़्यादा इनकरेज किया है, और 2014 में जो धरने की सियासत थी उससे ये जो तमाम अनासर थे ये उभर के सामने आए। तो उस हवाले से रऊफ साहब, क्या PTI के एंड पे कोई कोर्स करेक्शन हुई है?
देखिए, ये कंपैरिजन जो है, जो आप इस जो कंपैरिजन इनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसकी कोई बेसिस नहीं है। पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात है और उसने कभी मजहब के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया अपनी पॉलिटिक्स में। जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो एक पार्टी जो कि सिर्फ बनी ही है मजहब के इस्तेमाल के ऊपर। अपनी पॉलिटिकल पार्टी तो ये बाद में बनी है, पहले आपने इससे पहले इसने मजहबी स्ट्रगल शुरू की थी। तो ये जो कंपैरिजन आप इनेक्ट कर रहे हैं, दिस कंपैरिजन डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, जिसके लिए हमने धरना दिया था 2014 में, वो वायलेंट नहीं थी, वो नॉन वायलेंट थी। इसमें जो जुबैर साहब ने जो एक दो इंसिडेंट्स की बात की है, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट्स नहीं थे। वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने कोई उसको ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया था कि जी हमने ये करना है, हमने वायलेंस में इंडल्ज करना है। वो वायलेंट, वो नॉन वायलेंट तारीख थी और वो अपने पॉलिटिकल हकूक के लिए किए थे। वो बेसिस क्या था उसका बेसिस ये था कि जी वी फेल्ट के जी इलेक्शंस जो हैं वो ठीक नहीं हुए। तो हमने जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, जो कि जिसने इलेक्शन जीते थे, उनसे ये कहा था कि जी 4 हलके हैं उनके, उससे पहले हम लोग तकरीबन 15, 16, 17 महीने बाकायदा अपनी कोशिश करते रहे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्टोरल लॉज में मौजूद है, जो हमारे ऑप्शन, हम लोगों ने पिटिशंस दायर की, तकरीबन 200 से ज्यादा पिटिशंस दायर की। लेकिन तकरीबन 1.5 साल के बाद जब उन पिटिशंस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने धरना दिया। और हमने उस वक्त भी यही कहा था कि 4 हलके हैं, इन 4 हलकों में आप इलेक्शंस करवा के देख लीजिए, अगर उसमें पीटीआई हार जाएगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो हमारी स्ट्रगल जो 2014 की थी और आज की इस ऑलमोस्ट टेररिस्ट स्ट्रगल जो है, इसके साथ कंपैरिजंस इनेक्ट करना, आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली अनजस्टिफाइड एंड दैट शुड नॉट बी डन। वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी और हम तमाम हमेशा से हमने अपना जो हकूक है उसको एक पॉलिटिकल तरीके से मांगने की कोशिश की है। हमने तशद्दुद की सियासत नहीं की, हमने इस तरह से हंगामे नहीं किए, हम तो इस तरीके से हमने रऊफ साहब मुझे क्योंकि बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे वक्फे पे जाना है, मैं ज़रा सर एक जवाब ले लूँ, ज़रा जुबैर साहब को ज़रा ये क्वेश्चन पुट कर लूँ। सर, बिफोर द ब्रेक, बहैसियत एक अपोजिशन लीडर, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, ये जो सारा तहरीक लब्बैक का सिलसिला है, मुतबादिल क्या होता सर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या करती इफ़ इट वर इन चार्ज? ये जो सारा एक फ्रांस का एक एहतजाज की एक मुहिम तहरीक लब्बैक ने चलाई, इसको हैंडल किस तरह करते अगर इंसदाद दहशत गर्दी का कानून ना इस्तेमाल होता या अदालत उज़्मा को रेफरेंस ना जाता? जी करेक्ट कर दूं, ये कौन कह रहा है कि जी पॉलिटिकल अगर आप नारा लगा के दहशत गर्दी करें तो वो जायज है, और रिलीजन का नाम इस्तेमाल करके दहशतगर्दी करें तो वो गलत है? ये अपनी मंतक आप तो नहीं बना सकते। दहशतगर्दी किस दहशतगर्दी? अगर पुलिस थानों में जाके बंदों को छुड़वाना इज नॉट दहशतगर्दी। अगर पुलिस वैन जाते हुए रुकवा के इमरान खान साहब खुद चेयरमैन के तौर पर बंदों को बाहर नहीं में अपने वर्कर्स को निकलवाते, अगर वो दहशतगर्दी नहीं है, अगर लोगों को पिटवाना और थ्रेट करना और सिविल नाफरमानी, मैं याद दिला दूं कि पाकिस्तान की तारीख में एक दफा इम्प्लीमेंट हुई थी। शेख मुजीबुर रहमान ने सन 71 मार्च, जब ट्रांसफर ऑफ पावर 4 महीने तक नहीं हुई थी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं उनका, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि वो सिविल नाफरमानी उन्होंने कहा था, विच इज बेसिकली सेइंग कि हम हुकूमत से इसको नहीं मानते तो इस वजह से टैक्सेस और ड्यूटीज और ये सब। जहां तक 4 हल्कों का ताल्लुक है, इट्स पॉलिटिकल ओपिनियन। पीटीआई कुड हैव एनी पॉलिटिकल ओपिनियन। पाकिस्तान के कानून में हुकूमत वक्त के पास कोई कानून नहीं था, ना उस वक्त ना अब, हल्के खोल दें और अगर इनको ग्रीवेंस था तो ये जाके सर फाड़ते इलेक्शन कमीशन का। हमारा क्यों सर फाड़ रहे थे? इलेक्शन हमने कंडक्ट करवाए थे। सर फाड़ना था तो उन इदारों का करना था जिनके तहत ये इलेक्शन हुए, या जो केयर टेकर गवर्नमेंट उस वक्त मौजूद थी, तो हमारा सर क्यों फाड़ रहे थे? और 1.25 साल के बाद अगर ये राइट आपके पास है तो क्या ये राइट हर एक के पास था? और आपके 4 हल्कों पर क्यों करते? आप खुद कहते हैं कि 19 जमातों को ग्रीवेंस था, तो एएनपी कहते हैं कि पेशावर का भी वक्फा लेना है। जुबैर साहब, अगर सर आप जी ठीक सर, अगर आप ऑल्टरनेटिव जरा बता देते हैं सर तहरीक लब्बैक की हैंडलिंग का, एंड देन वील गो टू ब्रेक। जी जुबैर साहब। तो हम ये ना कहते कि जी हमें पता, हम तैयार थे इसलिए हमने पाकिस्तान को बिल्कुल लॉलेसनेस छुड़ा हुआ था। हुकूमत की जिम्मेदारियां वो भी जिस मजे से और जो मजाक उड़ा के शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, तो 3 दिन तक हम कुछ कर नहीं रहे थे। आई मीन ये हुकूमत है क्या है? कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकती, इवन टू द फैक्ट। आपकी हुकूमत की दास्तानें जो है ना, वो नहीं यहाँ बयान करना। नहीं रऊफ साहब, विल डू दिस वन बाय वन सर।
रऊफ साहब विल डू दिस वन बाय वन। जी जुबैर साहब, अगर आप हमें ऑल्टरनेटिव का बता दें लबैक का, लेकिन सबसे पहले वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू दोहरा। लॉ ऑर्डर से ज़रा हट के बात करेंगे काबीना पाकिस्तान में जो मुस्तकिल एक रीशफलिंग का सिलसिला जारी रहा है, और इसमें खसूसी तौर पे मईशत के हवाले से। अगर शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही बात करती थी कि असद उमर साहब तब्दीली की अलामत होंगे, तो फिर उसके बाद हफीज़ शेख साहब को यही कलमदान सौंपा गया, ये कहते हुए कि बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों से कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसका खासा तजर्बा हो, जो उनसे बात कर सके। फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब हमाद अज़हर के ज़रिए पोर्टफोलियो उनको मिला, जिसका मतलब यही है कि पिछले 2.5-3 साल में 4 मुख्तलिफ वफाकी वज़राए ख़जाना को तकर्रुर किया गया है। रऊफ हसन साहब, इससे पहले कि हम बाकी रीशफल्स पे आएँ, जो शौकत तरीन साहब को स्पेसिफ़िकली अपॉइंट किया गया है और जो तनकीद की जाती है कि आखिरकार हमाद अज़हर साहब मुंतखब आदमी थे, डायनामिक आदमी थे, ही वॉज़ अ यंग लीडर। शौकत तरीन साहब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। शुरू में एक ये शर्त भी थी, हमने शायद पहले मैंने और आपने शो पर डिस्कस किया था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के केसेस के हवाले से कि इनको विड्रॉ किया जाए, बट दैट माइट बी अ सेपरेट स्टोरी। शौकत तरीन साहब को लाने का सर जस्टिफिकेशन क्या है, रीजनिंग क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की? देखिए, 2 किस्म की हुकूमतें होती हैं। एक हुकूमत होती है जो कि हायरार्किकल फैमिली सियासत के ऊपर बनाई जाती है, और एक हुकूमत वो होती है जिसकी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेरिट होता है। अगर PMLN की हुकूमत को देखा जाए तो उसमें आप जीतते हैं, आप अपने भाई को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, आप अपने भतीजे को उसका डेप्यूटी बना देते हैं, आप अपने जो आपका समधी है उसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं होता कि जी मेरा भाई या मेरा नेफ्यू या मेरा समधी जो है उसका मेरिट क्या है। उसको सिर्फ ये होता है कि चूंकि हमने इन लोगों के साथ मिलके हर गंदा और गलीज काम करना है, इसलिए हम इनको हाथ नहीं लगा सकते। तरीन साहब का इस तरीन साहब मेरिट अपॉइंटमेंट। रऊफ साहब, दूसरा होता है जी, नहीं मेरी बात सुन ले प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी हुकूमत होती है मेरिट के ऊपर, जो कि मेरिट सिक्योर करना चाहती है। उस हुकूमत में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती है कि अगर आपने एक दफा एक बंदे को अपॉइंट किया है और वो बंदा डिलीवर नहीं कर रहा, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर वक्त के साथ देखा है कि कुछ लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है या कुछ लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, तो उनको पूरा हक हासिल है, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो अपनी कैबिनेट में उस बेसिस के ऊपर रीशफलिंग करें। या एक बंदा अगर यहां ठीक काम नहीं कर रहा और दूसरी जगह वो बेहतर काम कर सकता है, तो उस बेसिस के ऊपर भी रीशफलिंग हो सकती है। रीशफलिंग को जस्ट रीशफलिंग के तौर के ऊपर क्रिटिसाइज करना वो मुनासिब नहीं है, बल्कि अगर रीशफलिंग के बाद हुकूमत की परफॉर्मेंस आउटपुट जो है वो बेहतर हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि इसको अपलॉड करना चाहिए। इंतजार कर लीजिए कि क्या होता है। मेरा ख्याल है कि आज हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं ये जज करने के कि कौन सा बंदा वो सही परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। फाइनेंस जो है, इकोनॉमी जो है, वो एक प्रिंसिपल कंसर्न रहा हुआ है हुकूमत का, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ तो वो इकोनॉमी जो कि हमने इनहेरिट की उसको ठीक करना था, जहां के पहले साल में $14.5 बिलियन हमने सिर्फ सूद का वापस करना था। उसके बाद जो कोविड का जो प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत बुरी तरह शैटर हुई। फिर पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर इनिशिएट करने पड़े, जो प्राइम मिनिस्टर साहब करना भी चाहते थे, तो फर्दर स्ट्रेन जो था वो इकोनॉमी के ऊपर पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं फील ये करता हूं कि ये जो प्रोसेस है ये बेहतर से बेहतर की तलाश जो है उस बेसिस के ऊपर किया गया है। एंड आई होप एंड प्रे कि शौकत तरीन साहब डिलीवर करते हैं, जहां शायद दूसरे लोग इतना इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर की वैल्यूएशन के मुताबिक नहीं कर सके। अच्छा रऊफ साहब, इट्स जस्ट यू एंड आई। जुबैर साहब को अलविदा कह दिया है। आप सर अगर ये बताते हैं, जो हमारे शौकत तरीन साहब हैं, ठीक है आपने कहा कि इसी को एवेल्यूएट करेंगे और इस सिलसिले को इसी तरह हम चलाएंगे मेरिट के हवाले से। सर वही वाली बात हुई, सवाल शायद वही उठता है। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के थे, और जैसे आपने देखा कुछ स्ट्रक्चरल इस्लाहात का भी इशू है। टैक्स बेस को वसी नहीं किया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी उसी तरह की है, जो एक्सपोर्ट बेस था उसको मज़ीद मुस्तहकम नहीं किया गया।
तो क्या शौकत तरीन साहब वही सोच नहीं लाएंगे जो हफीज़ शेख साहब सोच लाए थे? बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों से बात करने के लिए जो कुछ करना है वो हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ ग्रोथ को एक तरह की लिप सर्विस हो जाती है शौकत तरीन साहब के ज़रिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड। उस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, असद ये कुछ अरसे से ये प्रोसेस जो था ये चल रहा था। कुछ अरसे से जो कंपैरेटिव इवैल्यूएशंस थी वो की जा रही थी। मेरा ख्याल है कि अंदर खाने बैकडोर में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ फैसले किए गए हैं कि आइंदा किस तरह से आगे चलना है, वो क्या मसाइल थे जो कि हमें पिछले 2.5 साल में पेश आए हैं, और वो क्या कौन से ऐसे मसाइल थे जिनको कि हम ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर सके, और कौन बेहतर बंदा होगा उनको हल करने के लिए। इसके अलावा जो फ्यूचर की स्ट्रैटेजी है कि मुस्तकबिल के हमने इस तरीके से आगे चलना है, इस तरीके से हमने काम करना है, या इन पॉलिसीज़ को हमने रिटेन करना है और इन पॉलिसीज़ को हमने चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो वो किस तरीके से करना है, IMF के साथ जो हमारा ऑनगोइंग प्रोग्राम है उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी वजह से जो गरीब लोगों के ऊपर जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उनके लिए जो जिंदगी है वो ज़्यादा मुश्किल जो हो रही है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहते हैं, टैकल करना चाहते हैं, क्योंकि गरीब को रिलीफ प्रोवाइड करना जो वो टॉप प्रायोरिटी है इस हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ाती तौर के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि ठीक हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम ऐसे भी होंगे जो कि ठीक नहीं हो पाए। तो ये जो चेंज है, चेंज ऑफ कमांड है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर जो समझता हूँ वो यही है कि इसको और बेहतर करने की ज़रूरत महसूस की गई। तो अगर आप एक ज़रूरत महसूस करते हैं तो वो इन इटसेल्फ जो है एक एक्सेप्टेंस होती है, एक कन्फेशन होती है इस चीज़ की कि शायद हम अपने मसाइल को बेहतर तरीके से हल नहीं कर सके और हमें और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें कि हमें किसी और बेहतर आदमी की या जिस बंदे की बेहतर ना भी कहें तो ये कि उसकी सोच ज़्यादा इन ट्यून है with the priorities of the government, जो कि उनकी प्रिफर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ। तो शायद इन तमाम जो फैक्टर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि हमें फाइनेंस में एक डिफरेंट बंदे की, एक डिफरेंट जहन की, एक डिफरेंट अप्रोच की, एक डिफरेंट नैरेटिव की जरूरत है, जिसकी वजह से उन्होंने ये किया गया। एंड आई होप एंड प्रे कि आइंदा 2.5 सालों में हम वो तमाम अपने टारगेट्स हासिल करने, अचीव करने की में हो जो कि हमने at the beginning of the government set out किए थे। ठीक। तो राव साहब, what happens when the same people keep circulating, सर? आपने देखा फवाद चौधरी साहब पहले वफाकी वजीर इत्तलात थे, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब वापस वफाकी वजीर इत्तलात स्विच कर दिया गया है शिबली फराज साहब के साथ, वो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चले गए। हमाद अजहर साहब तवानाई में आ गए, खुसरो बख्तियार साहब इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन। सर, अगर लोग वही हैं, नुमाइंदे वही हैं, लेकिन पोर्टफोलियोज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो पॉलिसी डायरेक्शन के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से ये ज़्यादा इस्तेहकाम तो नहीं देखने को मिलता है। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ये प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि जी अगर वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, हम इसको उनको डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, जो इन्होंने जो पोर्टफोलियोज की जो शिफ्टिंग हुई है, जो शफलिंग हुई है, उसमें शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ये फील करते हों, बल्कि डेफिनेटली फील करते थे कि जी किसी एक मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो, यहाँ जो मिनिस्टर था वो उसको, जैसा कि फाइनेंस की मैंने बात की है, उसको इतना इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पा रहा कि उनके जो सेट आउट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किया जा सके। तो शायद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई और बंदा जो है उसको बेहतर तरीके से हासिल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये रीशफलिंग जो है, ये इसका मकसद, बेसिक मकसद कुछ और नहीं है सिवाय इसके कि गवर्नेंस में फर्दर इंप्रूवमेंट जो है उसकी कोशिश की जा रही है, और हमेशा मार्जिन रहते हैं। कोई हुकूमत जो है वो प्रॉब्लम से बाला नहीं होती है, इश्यूज खड़े होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उनको हल करने की कोशिश की जाती रहनी चाहिए। और जहाँ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं उसमें भी काम होना चाहिए, जहाँ एक टीम वर्क का है वहाँ वो भी काम होना चाहिए, जो लीडरशिप रोल है उसमें भी आप अगर चेंज ला के इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। शायद लोगों का ये कहना है कि जी ये बहुत ज़्यादा दफ़ा हो चुका हुआ है, उसमें एक लेवल ऑफ जस्टिफिकेशन हो, लेकिन मैं आई एम टोटली कन्विंस्ड कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि हमने बेहतर से बेहतर की तरफ जो है ना वो अपना सफ़र जारी रखना है। बिल्कुल ठीक। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू दोहरा। बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी। रऊफ़ हसन साहब बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड उनका ताल्लुक रीजनल पीस इंस्टीट्यूट से भी था और है। रऊफ़ साहब जो अभी ख़ित्ते में काफ़ी एक तरह से फ्लूइड इवेंट्स हुए हैं, जो अमरीकी इंतज़ामिया का ये ऐलान अब एक तरह से आ गया है, फॉर्मल हो गया है कि सितंबर 11 से पहले पूरी तौर पर इनखला होगा और अमेरिका की जितनी भी अफवाजें अफ़गानिस्तान में बेस्ड वो वहाँ से विड्रॉ कर जाएंगी। लेकिन साथ में आपने देखा होगा एज SAPM ऑन इंफॉर्मेशन, न्यूयॉर्क टाइम्स और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में इस तरह का टेक ओवर हो जाए, तालिबान का टेक ओवर हो जाए, हालांकि इसका जो दूसरा ज़ाविया सर वो ये भी है कि अफ़गानिस्तान में भी क्योंकि इतनी गैर मुस्तहकम सूरत हाल है, तो अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि ना तो वो काबुल को टेक ओवर कर पाएंगे और ना तो अफ़गान हुकूमत चारों कोनों पर अपना रेट एनफोर्स कर पाएगी, तो वो भी शायद एक स्टेलमेट की तरफ जा रहा है। इन एनी इवेंट ख़िता ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान ने सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की सतह पे अफ़गानिस्तान में विड्रॉल को किस तरह देख रहा है, क्या देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में एक अफगान ओन्ड एंड अफगान लेड सोल्यूशन जो है मसले का हल का हमेशा उसको सपोर्ट किया है। और हमारे फॉरेन ऑफिस ने अमेरिकन विड्रॉल के बारे में जो फैसला किया गया है उसको भी वेलकम किया है। अब ये एक डिफरेंट सिचुएशन है कि अफगानिस्तान के मसले का सबसे बड़ा मसला जो अफगानिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के बाहर नहीं है। और मैंने बसा औकात इसके ऊपर लिखा भी है, बल्कि आज से कुछ सवा साल पहले भी मैंने एक अपने आर्टिकल में फोरकास्ट किया था कि ये जो है वी आर हेडेड टुवर्ड्स तालिबान असेंडेंसी / टेक ओवर। और आज जो सिचुएशन बन रही है अमेरिकन अनाउंसमेंट के बाद, वो उसी तरफ ही जो है प्रोसेस जो एक बहुत देर से शुरू होया हुआ था उसको और उसको तेज़ी मुयस्सर आएगी, वो उस तरफ बढ़ेगा। इस वक्त जो असेंडेंट है ग्रुप जो कि अफगानिस्तान में, वो तालिबानी है और वो बहुत देर से असेंडेंट है। और जो डिप्लीट कर रहे हैं ग्रुप, वो तमाम ग्रुप है जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं। और यहाँ जो पीस प्रोसेस में जो दोहा में इनको नाकामी हुई है और अब पीस प्रोसेस जो इस्तांबुल में शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें भी एक अफगान हुकूमत का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। प्रेसिडेंट गनी का बहुत बड़ा उनकी एक जो रोल रहा हुआ है, वो कोई पॉजिटिव रोल नहीं, कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं रहा हुआ, बल्कि वो एक नेगेटिव रोल रहा हुआ है। और जो हम बात करते हैं बार बार वो कि अफगान स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनको चाहिए कि वो एक टेबल के ऊपर बैठकर आपस में जो मसाइल हैं उनका हल तलाश करें। अनफॉर्चुनेटली वो डिविजन्स जो हैं वो इतनी शार्प हैं अफगानिस्तान के अंदर उनके स्टेक होल्डर्स के दरमियान कि वो दोहा में काफ़ी बाह तक बैठे रहने के बावजूद भी उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सके। और बात यहीं तक अड़ी रही कि जी उसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान होगा कि वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा। तो इस हद तक जो है वो उनके जो आपस के डिफरेंसेस हैं वो मतलब इंटेंस हैं। तो अब ये जो एक नई कोशिश की गई है और वो अनाउंसमेंट के बाद, तो इससे तालिबान जो हैं वो फर्दर एम्बोल्डन हुए हैं और इससे जो अफगान हुकूमत की रेट है वो फर्दर डिप्लीट हुई है, कमज़ोर हुई है। और हालात जो मैं देख रहा हूँ बड़ा क्लियरली सामने देख रहा हूँ कि हम ग्रेजुअली अफगानिस्तान में एक तालिबान डोमिनेटेड हुकूमत जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक तालिबान एक्सक्लूसिवली शायद तालिबान की हुकूमत ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर हुकूमत बनाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये जो अफगान हुकूमत में जो शरीक हैं लोग, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई काम हो। सो जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि तालिबान जो है वो डोमिनेट करेंगे अमेरिकन ट्रूप्स की विड्रॉल के बाद। और इनफैक्ट उनकी जो विड्रॉल है, आपने सही फरमाया कि 11 सितंबर तक कंप्लीट करनी है, लेकिन विड्रॉल जो है वो 1 मई से शुरू हो जाएगी। अब ये अभी तक सामने नहीं आया कि ज्यादा ट्रूप्स पहले जाएंगे बाहर के, ज्यादा ट्रूप्स आखिर में जाएंगे, लेकिन उनका जो नंबर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जो नंबर कम होता जाएगा, तालिबान का होल्ड जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर और बढ़ता जाएगा। तो ये एक सिचुएशन है, एक स्पायरल है। इस स्पायरल को अब आप रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि नेटो ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी अपने ट्रूप्स जो है वो विड्रॉ कर लेंगे। सर, इस स्पायरल का जो आपने जिक्र किया, तो इसमें जो एक सवाल उठता है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये एक मुस्बत कदम है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को उसको वेलकम करना चाहिए भी है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया तालिबान डोमिनेटेड अफगानिस्तान का,
तो उसमें पाकिस्तान के लिए एक सवाल उठता है कि जब इंसर्जेंसी भी बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को मुतासर कर रही थी, तो तब भी हालांकि इन तंजीमों में आप तफरीक कर सकते थे कि वो कौन सी तंजीमें थीं जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ थीं और वो कौन सी तंजीमें थीं जो सिर्फ अफ़गानिस्तान के चार कोनों में रहते हुए वहाँ लड़ रही थीं अमरीकी ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़। वो आपस में इतना ज़्यादा क्लैश नहीं करती थीं। तो जो रियासत पाकिस्तान का बहुत देर से बयानिया है कि यहाँ पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जो कलादम तंजीमें हैं वो यहाँ बेसिस बनाती हैं और फिर सरहद पार हमले करती हैं, वो एक तालिबान डोमिनेटेड अफ़गानिस्तान में तंजीमें ज़्यादा मजबूत तो नहीं हो जाएंगी? देखिए, ये इस फेयर का इजहार जो है वो मल्टीपल सेक्टर से, मल्टीपल सोर्सेज से किया जा रहा है और इसमें कुछ हद तक सदाकत भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी तो मेरा ख्याल है पिछले काफ़ी सालों में बहुत क्लियर है कि वो तमाम तंजीमें, उनकी ऑरिजिन कुछ भी हो, उनकी ओरिएंटेशन कुछ भी हो, जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रही हैं, हमने उनको एलिमिनेट करना है। और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार रहा है और जिस इफेक्टिवली उन्होंने बहुत सारी जानों का नजराना पेश करके हमने इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज हमने सफ़र किया है फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन अब यह कि काफ़ी हद तक हम पाकिस्तान से उन तंजीमों का खात्मा करने में कामयाब हो चुके हुए। लेकिन अभी भी मैं ये बिल्कुल एग्री करूंगा कि उसके कुछ स्लीपर सेल्स शायद अभी तक यहाँ मौजूद हो, क्योंकि वो तमाम एलिमिनेट तो नहीं हुए हैं। अब तालिबान की हुकूमत या तालिबान डोमिनेटेड हुकूमत अगर अफगानिस्तान में आती है तो एक लिहाज से उनको इम्बोल्डन तो जरूर करेगी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मबनी है और पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर मबनी है कि वो अपनी पॉलिसी को किस तरीके से रिहैश करते हैं कि अगर कोई मजीद खतरा जो है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर उनको महसूस होता है या उसकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान में वो नजर आती है, तो उसको किस तरीके से कॉम्बैट करने हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है। जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है उसमें हम लोगों ने अपनी जो फ्यूचरिस्टिक पोजीशन है उसको बड़ा क्लियरली हमने दुनिया के सामने पेश किया है कि वी वांट टू मूव फ्रॉम अ जियो स्ट्रेटेजिक डोमेन टू अ जियो इकोनॉमिक रेल्म। और उसके लिए असद साहब आप खुद समझते हैं कि जियो इकोनॉमिक रेल्म में जाने के लिए, जियो इकोनॉमिक डोमेन में जाने के लिए पीस जो है पाकिस्तान के अंदर और अराउंड पाकिस्तान वो एक प्री रेक्विजिट है, उसके बगैर आप वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि शायद इंडिया के साथ भी बैक चैनल कुछ बातचीत होने के बाद कुछ हालात थोड़े से जरा नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप एंड प्रे कि मुस्तकबिल में वो ज्यादा बेहतर हो जाएं। इसी तरह से अफगानिस्तान के लिए जो हमने एफर्ट की है अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए, वो अनपैरेलल्ड है और मेरा ख्याल है उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है लोग शायद हाँ करते हो। मैं जनाब इसी पे ठीक, मैं जनाब इसी पे ही आना चाह रहा था। जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना कि कश्मीर का सबसे बड़ा सफ़ीर मैं ही हूँ और बैनुल अक़वामी सतह पे मैंने ही कश्मीर का परचम लहराया है और कश्मीर के शहरियों की बात की है और बहरान की बात की है, ऑक्यूपेशन की बात की है, एनेक्सेशन की बात की है। जो सर अगस्त 2019 का गैर कानूनी कदम था जिसमें आपने खसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया और हिंदुस्तान के आइन से भी उसकी रेवोकेशन कर दी, आर्टिकल 370 की। अब जनाब जब कश्मीर पीटीआई के फॉरेन पॉलिसी का इतनी देर से मरकज़ी नुक्ता रहा है, साथ में आपने जियो इकोनॉमिक्स की बात की, तजारती ताल्लुकात की बात की, हमसाय ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात की बात की, इसमें कश्मीर का इशू और स्पेशल स्टेटस का इशू स्क्वायर कैसे होता है रऊफ साहब? देखिए, आप अगर थोड़ा सा मैं आपको तारीख के माजी के कुछ पेजेस के ऊपर लेके जाऊंगा। जब जनरल मुशर्रफ साहब रूल कर रहे थे उस वक्त एक बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई थी, आपको पता है, वो तकरीबन 4-4.5 साल जारी रही थी। और उसके बाद हम लोग as I repeatedly say, you know, that we were so tantalizingly close to signing an agreement with India, but unfortunately कुछ ऐसे मुहरकात थे पाकिस्तान में और इंडिया दोनों में कि वो नहीं कामयाब हो सके। वो भी जो थी कश्मीर को एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन उसका तलाश किया गया था और वो 4 पॉइंट एजेंडा था। वो उसमें खुर्शीद कसूरी साहब ने किताब लिखी हुई है जिसमें उसका एक डिटेल में उसका नैरेटिव मौजूद है और वो बेसिकली कश्मीर सेंटर्ड सोल्यूशन था। वो ना पाकिस्तान की जीत थी और वो ना हिंदुस्तान की जीत थी। मेरी जाती राय ये है कि हमें अपने जो स्टेटेड पोजीशंस हैं उनसे दोनों ममालिक को हटना पड़ेगा और हमें एक ऐसे हल की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो कि कश्मीर सेंटर्ड हो और उससे कश्मीरियों का भला हो। ये 73 साल से ये लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे
रहे हैं, एक अनसेटल्ड जिंदगी जो वो गुजार रहे हैं। तो इसमें मैं फील करता हूँ कि बहुत सारे हमारी पास्ट, जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 15-10-12 साल की हिस्ट्री में भी एक मौका ऐसा आया था कि हम कश्मीर का मसला तकरीबन हल करने के करीब पहुंच चुके हुए थे, और कोई बात नहीं है कि हम दोबारा से अगर कोशिश करें, एक अर्नेस्ट एफर्ट करें, और हिंदुस्तान का जो रवैया है उसको बदलने की बहुत ज्यादा उनको जरूरत है। अगर उसमें लचक पैदा होती है और वो टेबल के ऊपर बैठकर पाकिस्तान से बात करते हैं, तो जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी टेक ओवर करने से पहले अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक कदम उठाएंगे तो मैं 2 कदम उठाऊंगा। आज भी उनकी जो कमिटमेंट है अमन के साथ वो उतनी ही इंटेंस है जो कि पहले दिन थी जब उन्होंने टेक ओवर किया था। तो मैं फील करता हूं कि इस ब्रेक थ्रू से, जो एक मैं इसको ब्रेक थ्रू कहूंगा, एक मिनी ब्रेक थ्रू, ये बेहतर हालात की तरफ एक कदम है। हमें चाहिए कि हम इसको फर्दर स्ट्रेंथन करें, हम इसमें और कदम जो है वो ऐड करें, ताकि हम अल्टीमेटली, पाकिस्तान खासकर अल्टीमेटली अपने आवाम की बेहतरी के लिए अपने तमाम रिसोर्सेज जो है ना उनको डेडिकेट कर सके। और वो बहुत जरूरी है इसलिए कि मसाइल जो हैं, जिंदगी के मसाइल वो बड़े हैं, वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी मुआविन इत्तलात हसन साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का, और मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ अमूर पर बात करने का, चाहे वो डोमेस्टिक सियासत हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए। कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।